हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम टैगी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ और बाकी सब जो भी था, इसका न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो इनकी लिमिटेशंस क्या होंगी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में इसकी भी कुछ कमियां निकली हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वो क्या है वो आज हमने पढ़ने हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ग्राफ वगैरह होंगे, वो सब हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें है लिमिटेशंस में क्या बोल सकते हैं हम। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बोला था कि जो रेडिएशंस होती हैं, जो भी एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो वेव की फॉर्म में रिलीज होगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला था कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज होगी। एक तो कॉन्टिन्यूस टर्म कि लगातार एनर्जी रिलीज होगी प्लस वेव की फॉर्म में होगी, ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको नेचर को वेव नेचर मान के चलते हैं, तो उससे हम ये दो जो एक्सपेरिमेंट्स या दो फिनोमेना है वो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि इंटरफेरेंस कैसे होती है। लाइक क्रेस्ट के ऊपर जब क्रेस्ट जा रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, या क्रेस्ट के ऊपर ट्रैफ गया तो नीचे हो गया। ये इंटरफेरेंस हम वेव के थ्रू बता सकते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होगा कि डिफ्रैक्ट हो जाती है जो वेव्स, एक से निकल जाना, ऐसे कोने साइड से निकल जाना, ये सब क्या होगा, ये हम बता सकते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ तो इन्होंने शो कर दी। वेव नेचर को अगर मान के चलते हैं तो ये हम बता सकते हैं, इनके रीज़न बता सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हुई हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों जो इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखी हैं वो किसी भी तरह से नहीं बता सकते वेव नेचर को मान के। अगर रेडिएशंस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की तरह बिहेव करती है, तो इन दोनों के जो भी ऑब्जर्वेशंस थे वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो अब पहले देखते हैं कि ये है क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये पहले बात करते हैं ब्लैक बॉडी की क्या होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जिसके ऊपर अगर कोई भी रेडिएशन डाल जाए तो उसको परफेक्टली अब्जॉर्ब कर ले। यानी कि अगर आपने 4 रेज डाली तो चारों के चारों उसने अब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, वापस नहीं किए, एमिट नहीं किया। या फिर अगर उसको ज़्यादा एनर्जी दी गई उसको एमिट करनी रेडिएशन को, तो वो परफेक्टली एमिट भी करेगा, अपने अंदर कोई भी एनर्जी को रखेगा नहीं उसको। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। जो अब्जॉर्ब भी कर ले या फिर एमिट भी अच्छे से कर दे उसको क्या बोल देंगे, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और इससे जो रेडिएशंस निकलेंगे इनको क्या बोल देंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यहाँ पे क्या आता है, कॉमन सी जो चीज़ है कि आयरन की जो रोड होती है उसको जब हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, वो रेड कलर का, हीट करते जाएंगे येलो हो जाएगा, फिर वाइट हो जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो एक होती है, ट्रू है ये फैक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था कि ये वेव की फॉर्म में होती है रेडिएशंस, प्लस ये क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं कोई भी सब्सटेंस हूँ तो मैं अब्जॉर्व कर रही हूँ लगातार रेडिएशंस को और लगातार ही उनको क्या कर दे रही हूँ, एमिट कर दे रही हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये सोचे चलो कि अगर रूम में थोड़ी सी भी लाइट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो मैं उसको अब्जॉर्व करती रहूँगी, धीरे धीरे अब्जॉर्व करते उसको एमिट करूँगी, तो मैं ग्लो करूँगी। मतलब अंधेरे में भी आप सोचोगे कि मैं अगर एमिट करी तो मैं ग्लो करने लग जाऊँ। ठीक है, ये पेन है, अब्जॉर्व करता रहेगा और फिर एमिट कर देगा। ठीक है, इसका कुछ ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर इतनी एनर्जी चाहिए होगी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रेज कितनी गिर रही है या फिर कितनी एनर्जी तुम डाल रहे हो, ये ध्यान रखो। वेव की टर्म्स में चल रहा है तो वेव से ध्यान रखो कि जितनी नंबर ऑफ वेव ज़्यादा गिरती जाएंगी उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है इंटेंसिटी का। ठीक है, 4 वेव्स डाल रहे हो एक जगह पे 10 डाल रहे हो तो उस 10 वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है। बल्ब को देख लो, छोटा जो डिम वाला बल्ब होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जो ब्राइट जो जलता है उसकी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, ज़्यादा नंबर ऑफ रेज निकल रही है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितने ज़्यादा आप रेज डालोगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये ट्रू नहीं है, बाद में जब देखा गया तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, वेव नेचर के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है, कलर फ्रीक्वेंसी पे। अगर रेडिएशंस एक भी रेडिएशन अगर आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज़्यादा है तो ही ऐसा कलर शो होगा। मतलब ये जो कलर्स होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं,
फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे, ना कि एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती? इंटेंसिटी पे नहीं करेगी। इंटेंसिटी का कलर और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। हुआ क्या है कि इन वेव नेचर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? इंटेंसिटी पे। लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और उसी से क्या होता है? कलर चेंज होता है। आगे समझ में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए पहले क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहाँ पे क्या किया है, कोई भी मेटल की प्लेट ली गई है, ठीक है। कोई मेटल की प्लेट ली गई है जैसे कि जिनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, लाइक पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, कोई भी जिसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लिया है। उसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से, ये वाली, ये नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे है एक डिटेक्टर कि यहाँ से कुछ निकले तो मुझे पता चल रहा है, ठीक है। ये सेटअप है। ये किया है एमीटर। करंट अगर फ्लो होगा तो हमें पता चलेगा यहाँ पे, कंप्लीट अगर सर्किट होगा तो, ठीक है। ये सर्किट अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे किया है, इसके ऊपर मैंने लाइट डाल दी, जो सनलाइट होती है वो अगर मैंने डाली तो क्या होता है, यहाँ से कुछ निकला, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ से, ऐसे जाके यहाँ पे टकरा गए। ये भी मेटल का बना होगा तो इसमें पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही क्या हुआ है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब करंट हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ है, जैसे ही सनलाइट हमने मेटल पे डाली है, एक रेडिएशन, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, इतनी फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने डाली है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना मेटल की सरफेस से लाइट गिरने से, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी गिरने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो निकल रहा है ना यहाँ से, इस इफेक्ट को क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या कोई भी रेडिएशन डालने से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे? नहीं, इसकी एक कंडीशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट स्ट्राइक द मेटल सरफेस, देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड दैट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आई है कि फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, सर्टेन मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी की। अब बात करते हैं दो, अगर मैंने मेटल्स लिए हैं अलग अलग, यहाँ पे ये मेटल M1 है, ये M2 है। इसको अगर मैंने 10⁻12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाल दी है तब जाके इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए, ठीक है। अगर इस पर मैंने 10⁻10 हर्ट्ज की डाल दी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। एटलीस्ट मुझे 10⁻12 इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए हुई तब जाके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इससे कम डाला है तो नहीं निकलेंगे, इससे ज़्यादा डालोगे तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इसको क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। और इसको क्या बोल देंगे? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मान के चलो मेरे को इस रूम से बाहर जाना है तो एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तो होंगे ना जितने मुझे कवर करने पड़ेंगे। इसी तरह से क्या होता है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मेरे को डालनी ही पड़ेगी। उससे ज़्यादा वो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो क्या होती है? वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। आई होप इतना समझ आया होगा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? एच म्यू। एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? E=H म्यू। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर म्यू नोट है तो उसकी एनर्जी को मैं E0=H म्यू नोट लिख सकती हूँ। E0=H म्यू नोट, ठीक है। तो अगर ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नोट तो ये E0 क्या हो जाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। आगे समझ, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? या फिर इसको वर्क फंक्शन बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। इसको बोल देंगे वर्क फंक्शन, ओके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? E0=H म्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, ओके। अभी हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस रूम से मुझे बाहर जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए, दरवाजे तक जाने के लिए मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, जो कि है मेरी म्यू नोट, H म्यू नोट बोल सकते हैं जिसका एनर्जी को। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? म्यू नोट। वहाँ तक चली गई मैं दरवाजे तक,
तो वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी थी, लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो मैं बाहर भी जा सकती हूँ, स्पीड से बाहर जा सकती हूँ, जल्दी चल के जाऊँ, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसको अगर सिर्फ म्यू नोट फ्रीक्वेंसी डाली है आपने, म्यू नोट, या फिर एनर्जी की टर्म्स में लिखो तो एच म्यू नोट एनर्जी ही डाली है, तो ये क्या करेगा, निकल के मेटल की शेल से और सिर्फ यहीं तक आएगा, बाहर तक जाएगा बस, ठीक है, इससे आगे नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैंने एनर्जी ज़्यादा दी है इसको, यानी कि म्यू नोट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैंने प्रोवाइड कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से स्पीड से बाहर तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके पास क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, इतनी एनर्जी मुझे चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैंने दे दी इतनी एनर्जी, तो ये बची हुई एनर्जी किस में यूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। आया समझ थोड़ा सा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूँ कि मैंने जितनी दी है एनर्जी, मान लो मैंने म्यू फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है, एक मेटल है जिसके ऊपर मैंने म्यू फ्रीक्वेंसी में रेडिएशन डाल दिया, तो कितनी एनर्जी मैंने डाल दी है उसके ऊपर, एच म्यू लिख सकती हूँ मैं। ये तो एनर्जी मैंने डाली है उसके ऊपर, टोटल एनर्जी है। ये किसके बराबर बोल सकती हूँ मैं, जितना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बाहर मेटल की सरफेस के बाहर निकलने के लिए चाहिए होगा, वो क्या होती है, मिनिमम जितनी इसको चाहिए वो, प्लस काइनेटिक एनर्जी, जितने इसके पास एनर्जी बची होगी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी मैंने डाली है सरफेस पे, इतनी तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर तक निकलने के लिए चाहिए, जितना दूर तक जाएगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बच गई वो और ऐड कर दूँ तो टोटल के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। यहाँ से मैं एच को कॉमन भी ले सकती हूँ, एच इज इक्वल टू म्यू माइनस, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आता है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, सिंपल। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स या कॉन्क्लूजन में बताने वाले हो कि इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, या फिर एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, वो सब एक बार ध्यान से सुन लेना, ग्राफ वगैरह अच्छे से कर लेना। अभी क्या है, अगर मैं मान के चलती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सही है, यानी कि जो एनर्जी है उसका सिर्फ वेव नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेव्स आ रही हैं, अगर मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, मान लो 50 जूल चाहिए, और एनर्जी आ रही है सिर्फ 5 जूल की रेडिएशंस मैंने डाली है, तो मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे अब्जॉर्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, यही बात बोला था ना, कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअसली मैं थोड़ा टाइम वेट करूँगी जब तक 5 करके काफ़ी ना आ जाए, और 50 जूल जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि 50 जूल की एक वेव आनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी थी उसकी एक दूसरी लिमिटेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ना कर पाना, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने जो एनर्जी दी है, एनर्जी आपने जो रेडिएशन के फॉर्म में डाली है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एनर्जी डाली है, उसकी जो रेडिएशन डाली उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो निकलने के लिए तो उतनी ही अमाउंट चाहिए ना, मेटल से निकल के सरफेस से निकलने के लिए तो उतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी हमेशा मिनिमम थी वो। मान लो कि 5 जूल चाहिए मेरे को निकलने के लिए, 5 जूल मेरे को यहाँ से यहाँ निकलने के लिए चाहिए। अगर मैं बढ़ाती जाऊँगी डालने वाली एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी कि जो हमने रेडिएशन डाला उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे। अगर आपने 4 वेव डाली तो 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे। बट ऐसा नहीं होगी 4 की एनर्जी आपने बढ़ा दी तो बहुत ज़्यादा निकल गई इलेक्ट्रॉन्स, 10 निकल गए, 15 निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक वेव से जो निकलेगी वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। इस तरह से अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ रेज ज़्यादा बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज बेसिक से मैं बढ़ा रही हूँ बट उनकी एनर्जी तो उतनी ही डाल रही हूँ ना मैं, एक रे की एनर्जी तो उतनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। समझ आ गया। अब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करने को बोलूँ आप लोगों को, एक बार ध्यान से देखना।
इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इधर बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे मान लो ये 0 फ्रीक्वेंसी की थी, तो 0 फ्रीक्वेंसी पे तो कुछ नहीं निकलेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू करेंगे, मतलब मेटल से जस्ट बाहर निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या होगा, ये वाला होगा। ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, म्यू नोट। ये क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना यहाँ से मत बना देना ग्राफ कि 0 से निकाल देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शंस आपको पक्का दिया नहीं लगेगा यहाँ पे, बट आपको ध्यान रखना है म्यू नोट से स्टार्ट करना है। आगे समझ, दूसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन था नहीं था, तो इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ग्राफ ये होगा इससे। आगे समझ, उसके बाद अगर बात करती हूँ मैं फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई रिलेशन था, नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी बढ़ा लो, एनर्जी बढ़ेगी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट रहेंगे। इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाऊँ, जैसे जैसे ज़्यादा रेंज डालती जाऊँगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे समझ, चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना है, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसको पढ़, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बाकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा।